परिवारवादियों का मंत्र है फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग। मारो जितना मानना है दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेस ही हैं। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा। हमारी नीयत साफ है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। ये अब इधर उधर होने वाले नहीं है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? न तो इनके पास नेता है और न ही फैसला लेने की ताकत है। बकरीद आने वाली है, मगर उससे पहले शहर शहर बवाल मचा है। तेलंगाना के मेडक में कुर्बानी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां कुर्बानी के लिए गोवंश के इस्तेमाल के आरोप के बाद दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। हालांकि पुलिस के दखल के बाद हालात पर काबू पाया गया। बावजूद इसके इलाके में अब भी तनाव है। वहीं बीजेपी विधायक राजा सिंह ने इस मामले में तेलंगाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। तेलंगाना के मेडक में बाजार बंद है, दुकानों पर ताला है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। कल रात यहां दो समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ये हालात बने। ये पूरा विवाद बकरीद में कुर्बानी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक मदरसे में बकरीद की तैयारी चल रही थी। मदरसा प्रबंधन की तरफ से बकरीद पर कुर्बानी के लिए मवेशी खरीदे गए थे। मवेशियों को लाने के तुरंत बाद मदरसे के आसपास भीड़ जमा हो गई और कुर्बानी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा और दोनों जगहों पर दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस मामले पर सियासी रंग तब चढ़ा जब इसे लेकर तेलंगाना से विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राजा सिंह ने इसे गोरक्षकों पर हमले से जोड़ दिया और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। राजा सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल रात कुछ गुंडों ने गोरक्षकों पर हमला बोल दिया। मेडक पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की गई। हमलावर आजाद घूम रहे हैं और बीजेपी भाजयुमो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद विधायक राजा सिंह को हैदराबाद एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया, जहां से वो सीधे घायल भाजयुमो कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, जिसके बाद विधायक राजा सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। पूरे विवाद के बाद स्थानीय प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। वहीं बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 स्थानीय नेताओं सहित 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेडक में फिलहाल हालात काबू में हैं और सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस पहरा लगाया गया है। मेडक जिले के एसपी बालास्वामी के मुताबिक कल 3 अलग अलग जगहों पर दो समुदायों के बीच झड़पें हुई। शुरुआत में एक जगह पर जहां बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए बैल बेचे जा रहे थे, फिर एक ही गुट में 2 अलग अलग जगहों पर मारपीट हो गई। फिलहाल इलाके में शांति है। पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है और बकरीद की तैयारियों को देखते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बकरीद से पहले मुंबई में भी हंगामा मच गया। यहां बवाल के पीछे वजह एक है, बकरा जिस पर राम लिखा है। जब मामला बढ़ा तो बात पुलिस तक पहुंच गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई और आरोपी गिरफ्तार भी हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे आराध्य का नाम क्यों डाला? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जानबूझकर बकरी पे राम लिख के क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वही बकरा है जिसकी वजह से बकरीद से पहले बवाल खड़ा हो गया। ये वही बकरा है जिसकी वजह से इसके मालिक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। ये वही बकरा है जिसकी वजह से विवाद इतना बढ़ा कि हालात काबू करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। इस विवाद की वजह है बकरे की पीठ पर लिखा राम नाम। बकरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मैसेज फैल गया कि बकरीद के मौके पर यह बकरा खुले में काटा जाएगा। ये पूरा मामला नवी मुंबई का है, जहां बेलारपुर के एक मटन शॉप में बेचा जा रहा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक दुकान मालिक ने ऑयल पेंट का इस्तेमाल करके बकरे पर राम लिख रखा था। बवाल इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। वाद विवाद हुआ और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। उनके पास ऑयल था, ऑयल पेंट था, ऑयल पेंट से वो खुद लिख रहे थे। बाद में जैसे हमने वो बकरे को देखा
बाहर इधर टांगा हुआ, तो मैं जैसे मैं आया तो अंदर लेके गए, फिर देखा तो उनके हाथ में पेंट का डिब्बा भी है जो मिटाने का कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद हिंदू संगठन गुस्से में हैं और इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महानगर पालिका ने इस मटन शॉप से 22 बकरों को जब्त किया है। जब उससे पूछा गया कि ये नाम आपने क्यों लिखा है, तब इस बात का जवाब दुकान के मालिक के पास नहीं था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। फिलहाल वो हिरासत में हैं। बकरे पर राम लिखे होने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग भी भड़के हुए हैं। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इस दुकान पर गोमांस भी बेचा जाता रहा है। 2 महीने पहले ही यहाँ पे गोमांस पकड़ा गया, आज ये घटना हो रही है। मतलब इसमें कौन सी ताकतें इन्वॉल्व है, कौन इनको भड़काना चाहता है? हिंदुओं को बार बार यहाँ पे उकसाने की बात हो रही है। सुबह 7 बजे वो टेम्पो आता था यहाँ पे गौमांस लेके, तो तभी उसको पकड़ा। यही पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, एफआईआर हुई। पूरे विवाद के बाद मुंबई के मीरा रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, क्योंकि बीते साल भी यहाँ कुर्बानी के लिए लाए गए बकरे पर विवाद हो गया था, जब एक सोसाइटी से सैकड़ों बकरे बरामद हुए थे। और अब बकरे पर राम लिखकर बेचने के मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। यूपी में जल संरक्षण के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल शुरू की है। नदियों पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ के अकबर नगर में प्रशासन और पुलिस ने आज फिर कार्रवाई की। अवैध तरीके से बने मकानों को लगातार गिराया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यूपी के और भी कई जिलों में ऐसे अवैध इलाकों पर कार्रवाई हो सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। लखनऊ के अकबरपुर में बुलडोजर एक्शन की ये दूसरी पारी है। आज एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा और खूब गरजा। योगी सरकार का ये एक्शन उत्तर प्रदेश में नदियों और पुराने तालाबों को संरक्षण के लिए है। ये कार्रवाई लखनऊ के कुकरेल नदी के पुनरुद्धार के लिए की जा रही है, जहां भूमाफियाओं ने अवैध अतिक्रमण कर तकरीबन 2000 मकान बसा दिए थे। इन इलाकों में करीब 1800 परिवारों ने जबरन कब्जा कर अपना आशियाना बसा लिया था, लेकिन बीते 7 दिनों में बड़ी बड़ी मशीनों ने यहाँ की अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया। वजह सिर्फ और सिर्फ एक, कुकरेल नदी पर किया गया अवैध निर्माण। आज सुबह होते ही पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और एलडीए के अधिकारी आदेश का पालन करते हुए अपने काम में जुट गए। एक एक कर अवैध मकानों को गिराने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं 12 पोकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें लगातार पिछले कई दिनों से अकबर नगर की सफाई में लगी हुई हैं। आप इस मशीन को देखिए, ये पूरा फेज 1 का इलाका है, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 800 आवासीय घर हैं, जिनको अब पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। कुकरेल जो नदी है उसका किनारा अब धीरे धीरे, अगर हम कहें तो पिछले 50 से 60 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे, और अब इतने दशकों के बाद कुकरेल नदी का जो किनारा है वो धीरे धीरे अब दिखना शुरू हो गया है। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर विरोध की कोशिश हुई, लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी। कुकरेल नदी को अतिक्रमण के पंजे से छुड़ाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। लखनऊ जैसी तस्वीर यूपी के कई और जिलों में आ सकती है। हाल ही में यूपी सीएम ऑफिस के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें काशी, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी नदियों पर किए गए अतिक्रमण की पहचान का आदेश जारी किया गया है। अकबर नगर में अब धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाएगा, जिसके लिए अलग से प्लानिंग की गई है। हालांकि एक तरफ अवैध तरीके से बने मकानों को तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बेघरों को मकान मुहैया कराने की भी प्रक्रिया तेज चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अकबर नगर के जिस इलाके में कार्रवाई हो रही है वो अलग अलग फेज में बटा हुआ है। फेज 2 को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद अब फेज 1 को जमींदोज करने का काम तेजी से जारी है। फेज 1 में चल रहे अभियान के दौरान पिछले 24 घंटे में 257 मकानों को गिरा दिया गया। काम को तय समय में पूरा करने के लिए बुलडोजर की संख्या 27 कर दी है। 1900 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसंत कुंज में मकान आवंटित कर दिए गए, जिसमें से 1000 से ज्यादा आवंटियों को कब्जा भी दे दिया जा चुका है और 42 वाहनों से आवंटियों का सामान शिफ्ट कराया जा रहा है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। सारे कयास, सारे अनुमान,
सारी चर्चा धरी की धरी रह गई। जिस मुलाकात पर राजनीतिक पंडितों की नजर टिकी हुई थी वो मुलाकात हुई ही नहीं और योगी आदित्यनाथ बैरंग वापस लौट गए। संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया? आखिर सीएम योगी गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर क्यों नहीं पहुंचे और आत्मीय होने के बावजूद मोहन भागवत से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? इस सवाल पर बीजेपी से लेकर आरएसएस तक कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कयास लगाए जा रहे थे कि शनिवार को न सही लेकिन रविवार को दोनों के बीच यानी योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हो सकती है। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, माना गया उसके बाद मुलाकात होगी। उम्मीदों के वो बादल छाए तो, लेकिन बिना बरसे ही निकल गए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ऋषिकेश निकल गए। तो क्या माना जाए? संघ और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं या मुलाकात का कार्यक्रम पहले से तय ही नहीं था? फिर आखिर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए क्यों थे? तल्खियों की बात इसलिए क्योंकि आरएसएस की तरफ से बयान ही कुछ ऐसे ही आ रहे थे। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब माना जा रहा है कि बात फैलने के बाद संघ और योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर हार के कारणों की समीक्षा करना चाहता था। मसलन उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैसे पिछड़ी, राम मंदिर निर्माण जिसे बीजेपी का ट्रंप माना जा रहा था वो कार्ड क्यों नहीं चला, ऐसा क्या हुआ कि 2019 में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 24 में 33 सीटों पर सिमट गई। लेकिन हर तरह के कयास फिर से खामोशी के कमरे में चले गए हैं। संघ को बीजेपी की बैकबोन माना जाता है जो हमेशा बीजेपी के लिए मार्गदर्शक बनकर मतदाताओं को जुटाने का अनकहा काम करता रहता है। लेकिन अब तल्खियों की खबरों के बीच योगी से भागवत की मुलाकात न होना क्या इशारा करता है? इसके लिए कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज एक बड़ी बैठक अमित शाह ने भी की। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ी बैठक की है और इस बैठक में आतंक को जड़ से कुचलने के निर्देश भी दिए गए। जिम्मेदार अधिकारियों को जीरो टेरर प्लान के जरिए कश्मीर घाटी में मिली सफलता को दोहराने के लिए कहा गया है। इसके लिए इनोवेटिव तरीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। तो दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा से लेकर वैष्णो देवी और दूसरे तीर्थ स्थलों की बहुस्तरीय सुरक्षा के भी निर्देश जारी किए गए। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि उनके लिए एक एक यात्री बहुत अहम है। बैठक पर पूरी डिटेल आपको बताएं उससे पहले समझिए कि आखिर ये बैठक हुई क्यों। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, सेना पर फिदायिन हमले का अलर्ट भी है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है जो कि 29 तारीख से शुरू होने वाली है। शांत इलाकों में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। वैष्णो देवी यात्रा पर भी खतरा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जल्द हो सकते हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर पर हुई बैठक की डिटेल रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। देश के दुश्मन इस तस्वीर को ध्यान से देख लें। ये आतंकियों को नर्क भेजने वाली तैयारी की तस्वीरें हैं। दिल्ली में प्लान बन चुका है, गृह मंत्रालय में ब्लूप्रिंट तैयार है। अब देश के ताज जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने वाला कोई भी दरिंदा, कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के सामने मीटिंग हो चुकी है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है कि आतंक के खिलाफ पहले से ज्यादा कठोर और जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपनाइए। देश के दुश्मनों को छोड़ना नहीं बल्कि चुन चुन कर मारना है और ऐसा अंजाम करना है कि सरहद पार से हिंदुस्तान में साजिश करना तो दूर, उसके बारे में सोचने से भी पहले आतंक के आका खौफ से भर उठे। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी की सुरक्षा पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी समीक्षा बैठक की। ये बैठक 2 हिस्सों में हुई। नॉर्थ ब्लॉक में पहली बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 1:45 के करीब तक चली, जिसमें आतंक निरोधी ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग, एलओसी पर घुसपैठ पर लगाम और सरहद पर सुरक्षा चौकसी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ और प्लानिंग की गई।
पहले चरण में जो बैठक सुबह 11 बजे शुरू की हुई, इसमें जम्मू कश्मीर में वर्तमान हालात, चूँकि वहाँ पर एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए, तो अभी क्या हालात हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती के लिहाज से जो फीडबैक दिया गया है उस पर, उन तमाम चीज़ों पर समीक्षा की गई। दूसरी बैठक दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई, जो शाम 4:30 बजे के करीब तक चली। दूसरे दौर की बैठक में अमरनाथ यात्रा और उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा पर मंथन हुआ, तो यात्रियों की सुविधाओं और दूसरे कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में वैष्णो देवी यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। दूसरे चरण की बैठक जो करीब दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई, उस दूसरे चरण की बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, अगले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, IB के डायरेक्टर तपन डेका, जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन, CRPF के DG अनीश दयाल सिंह, NIA के DG सदानंद वसंत समेत गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक 9 जून से लेकर 12 जून तक कठुआ, रियासी और डोडा में 4 आतंकी हमले हुए, उसने सुरक्षा एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर ये भी है कि सरहद पार से दहशत का खूनी खेल खेलने के लिए कई आतंकियों की घुसपैठ कराई गई है और उनमें से कई अभी भी अपना टारगेट तलाश रहे हैं। इस बीच 29 जून से 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा की भी तैयारियां हैं। आतंकियों की घुसपैठ के बाद अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा अब बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकियों ने अब उन जगहों पर भी पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है जहां पर अब तक आतंकी घटनाएं न के बराबर होती थीं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर 500 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों से इलाके के चप्पे चप्पे की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस इस काम में उनकी मदद करेगी, लेकिन तैयारियां इससे इतर भी की जाएंगी और उनका प्लान ऑफ एक्शन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक यानी गृह मंत्रालय में तैयार हो चुका है। साफ संदेश है, आतंकियों ने छेड़ा है, अब छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर पर हुई इस बैठक में मुख्य बातें क्या क्या हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। जम्मू में आतंकवाद को कुचले, आतंकवाद समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई करें, जम्मू में मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट सौंपे। शिवखोड़ी तीर्थयात्रियों पर हमले पर चिंता भी जताई गई है। वैष्णो देवी समेत तीर्थ स्थानों की सुरक्षा बढ़ाएं, आतंकवादियों की तलाश के नए निर्देश भी दिए गए हैं। घुसपैठ के सेंटर्स तलाश कर बंद किए जाएं। अमरनाथ यात्रा की बहुस्तरीय सुरक्षा हो, हर एक यात्री की सुरक्षा की जानी चाहिए। आधार शिविर से अमरनाथ तक सुरक्षा बढ़ाई जाए। सभी पर्यटक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन में कई दौर की बैठक हुई थी और सूत्रों से खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन ईवीएम पर जरूर सवाल खड़े करेगी, लेकिन बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस ने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ईवीएम में खोट दिखने लगा है। क्या है इसकी वजह, देखिए रिपोर्ट। एनडीए गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाए हफ्ता भर बीत चुका है। सभी मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। पूरा मोदी मंत्रिमंडल अपने 100 दिन के एजेंडे में जुटा है, लेकिन कांग्रेस को सरकार न बना पाने की टीस बार बार साल रही है। मोदी सरकार के गठन के हफ्ते भर बाद अब कांग्रेस पार्टी को ईवीएम में खोट दिख रहा है। एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट किया। ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था। यहाँ वोटों की गिनती हो रही थी, वहाँ मोबाइल फोन कैसे पहुँचा। सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट के बाद तुरंत राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर विवाद को आगे बढ़ाया और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क का एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है।
हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई तो ईवीएम का मसला गायब हो गया। लेकिन अचानक राहुल गांधी ने ईवीएम पर हमला बोला तो भला अखिलेश कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है तो दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं। तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी पर इंडी गठबंधन ने सुर छेड़ा तो सियासी विवाद अपने रफ्तार में आगे बढ़ चला है। सत्ता पक्ष ने भी लगाए गए आरोपों का पूरे दमखम के साथ जवाब दिया। अगर ब्लैक बॉक्स है तो उनको 99 सीटें कहां से मिल गई? जब उनको मिलती हैं सीटें तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहां वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहां अन्य कोई दल जीतता है तो वहां वो ब्लैक बॉक्स हो जाता है। हिंदी की कहावत है, खिसानी बिल्ली खम्मा नोचे। यही स्थिति राहुल गांधी और कांग्रेस की है। जब जब वे चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब वे चुनाव जीतते हैं तो वे ईवीएम की बात नहीं करते। लोकसभा चुनाव हुए तो अमेरिका समेत कई देशों में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ हुई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी भारत में हुए चुनाव की प्रशंसा की थी, क्योंकि नंबरों पर किसी भी दल ने कोई एतराज नहीं जताया था। लेकिन अब ईवीएम पर खड़े हुए विवाद ने सब कुछ धोकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईवीएम पर सियासी संग्राम छिड़ा तो बयानों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, उन्होंने सही कहा और ईवीएम को लेकर सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, विवाद है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। मुंबई के एक अखबार में छपी खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को उठाया। इसके बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अब चुनाव आयोग ने ईवीएम पर जवाब देते हुए 5 मुख्य बातें क्या कही हैं वो भी आपको बताते हैं। नंबर 1, ईवीएम पर अफवाह फैलाई जा रही है। नंबर 2, ईवीएम में फोन या ओटीपी की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, एनकोर का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 4, ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता। नंबर 5, ईवीएम की सभी प्रक्रिया वायरलेस है। ये बातें कही चुनाव आयोग ने। और क्या कुछ कहा है मुंबई की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने, ये भी सुनिए। इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। सो ये गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए आज। दूसरे देशों से कर्ज मांगने का आदी हो चुके पाकिस्तान ने अब कर्ज लेने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क से अब तक का सबसे बड़ा मजाक किया है। बजट से ठीक पहले शहबाज शरीफ टेलीविजन पर आए और पाकिस्तान की दयनीय स्थिति का ठिकरा भ्रष्टाचार पर फोड़ दिया। और इतना ही नहीं, आईएमएफ से कर्ज को लेकर शहबाज ने जो कहा उससे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की हंसी नहीं रुक रही है। तो एक और बार कर्ज मांगने से पहले ये पाकिस्तान के वजीर आलम का सबसे लेटेस्ट पैंतरा है। जिन्ना के सपनों का मुल्क पाकिस्तान, जहां के एयरपोर्ट और बंदरगाह ड्रैगन के पास गिरवी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कर्जे पर अर्थव्यवस्था टिकी है। आवाम के पास खाने को अनाज नहीं है। आटा और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहां के वजीर आजम शेखी बघा रहे हैं, कह रहे हैं अब आईएमएफ से कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक कर दिया है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कर्जे से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। कहा है अब वेल आउट पैकेज का आखिरी समझौता होगा। पाकिस्तान की आवाम ये सुनकर आपसे भी ज्यादा हैरान है। बात यही खत्म नहीं होती है। जिन्ना के मुल्कवासियों को इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब शहबाज ने कहा कि दूसरे देश जाकर वो कर्ज नहीं बल्कि निवेश मांगते हैं।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग शहबाज का मजाक उड़ाते हैं, कटोरे वाली तस्वीर शेयर करते हैं। एक तरफ शहबाज कर्जे से मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ IMF से एक और बेल आउट पैकेज की रिक्वेस्ट डाल चुके हैं। एक बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान 24 से 25 बार IMF संपर्क कर चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के PM टेलीविजन पर आकर अपनी आवाम को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ ऐसा करने के लिए कोई प्लान या ब्लूप्रिंट नहीं बता रहे हैं, बल्कि उम्मीद पर अर्थव्यवस्था उबरने का दिलासा दे रहे हैं। जो शहबाज आखिरी बेल आउट पैकेज का हवाला दे रहे हैं, उन्हीं शहबाज की सरकार ने हाल ही में सरकार कंपनियों की नीलामी का ऐलान किया था। पाकिस्तान में एक एक कर सरकार की संपत्तियां बेची जा रही हैं। गधे के भरोसे देश की इकोनॉमी चल रही है और शहबाज शरीफ अपनी आवाम को लगातार गुमराह कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अब IMF से कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के बजट के लिए कई शर्तें रखी हैं। क्या वो शर्तें? देखिए, पाकिस्तान के बारे में IMF की रिपोर्ट के अनुसार IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान कठोर आर्थिक और मौद्रिक नीतियों का पालन करे, ऊर्जा के क्षेत्र में समय पर टैरिफ एडजस्टमेंट करे, यानी उसकी दर बढ़ाए। अगर बजट IMF की शर्तों पर बनता है तो पाकिस्तान की आवाम के लिए आर्थिक परेशानियां बढ़ेंगी। IMF की शर्तों के तहत जनरल सेल्स टैक्स की दर में इजाफा हो सकता है, जिसका मतलब कि चीजें अधिक महंगी हो जाएंगी। एनर्जी सेक्टर में बिजली और गैस के बिल बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में विकास दर पिछले 2 वित्तीय वर्षों में बहुत कम रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान की GDP की दर 0.29% रिकॉर्ड की गई थी, जो उससे एक साल पहले 6.8% थी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अनुसार देश की 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे। आज नहीं, पिछले कई दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। समस्या का हल तो नहीं निकला, लेकिन सियासत की बौछारें खूब की जा रही हैं। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पानी की किल्लत पर पाइप वाली साजिश का आरोप लगा दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी पानी की किल्लत पर केजरीवाल सरकार को आरोपों में भिगो रही है। लेकिन दिल्ली में पानी कैसे आए, इसका प्लान सूखा पड़ा है। अब मुस्कुराएं कि दिल्ली में रहते हैं या अपनी किस्मत को रोएं। ये देश की राजधानी की तस्वीर है जनाब, बूंद बूंद की मारामारी। पानी ना हो गया जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन गया। सोचिए, जो पानी मूलभूत सुविधा का हिस्सा है वो भी मयस्सर नहीं है दिल्ली में। दिल्ली के तमाम इलाके प्यास से तड़प रहे हैं। बाल्टी तो छोड़िए जनाब, मग भर पानी भी खुशियों की मिसाल बन गया है। इनका दर्द देखकर किसकी आंखों में पानी ना आ जाए, लेकिन सियासत, शायद सियासत को दर्द ही नहीं होता। पानी की किल्लत है, इसे दूर करने के जतन होने चाहिए, लेकिन हो रही है तो सिर्फ सियासत। सुबह प्यास से सूख रही दिल्ली उठी तो दिल्ली की मंत्री आतिशी के आरोपों के बयान से मुंह धोकर आतिशी ने कहा पानी पर बड़ी साजिश हो रही है, तो उसको कवर फायर दिया दिल्ली के ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो नट बोल्ट अपने आप कट गए, 6 नट बोल्ट। वो किसने काटे? आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर ये नट बोल्ट खोल कौन रहा है, लेकिन बीजेपी इसे केजरीवाल सरकार का ड्रामा बता रही है, नाकामी छिपाने के हथकंडे बता रही है। ये सब कामचोर लोग हैं। ये लोग, इनको काम, न तो काम करने की नीयत है और न तो नीति है। एक तरफ आतिशी पानी को लेकर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली के सभी 14 जिलों में ठीक उसी समय पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही थी। ये देखिए, कहीं पुतला फूंको अभियान तो कहीं मटका फोड़ो अभियान। इन अभियानों के जरिए दिल्ली बीजेपी केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रही है और आरोपों की बौछार कर रही है, क्योंकि पानी तो है नहीं।
मार्च में ही आईएमडी ने कह दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इन्होंने कोई पाइपों की रिपेयर का काम नहीं करा। और क्यों करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करती है। कि दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है। 2 दिन पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इसलिए किल्लत है। आज उन्होंने कहा कि पाइपलाइन से साजिश की जा रही है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे सामने आए। उन्होंने कहा दिल्ली में यमुना का जलस्तर नीचे है। इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर केंद्र मदद करे तो जल संकट दूर हो जाए। यानी ये तीसरी नई परेशानी। केंद्रीय जल मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी परिस्थिति में जो भी जुड़े हुए इससे जुड़े हुए स्टेट हैं उनसे बातचीत करके एक साथ बिठाकर इसका समाधान करना चाहिए। एक भी एमजीडी का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 एमजीडी का था, ओखले में 100 एमजीडी का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। तो सुना आपने, सियासत भरपूर है, लेकिन प्यासी दिल्ली को लेकर प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या इतनी देर की रिपोर्ट में आपको कहीं भी ये बात दिखाई दी? तो क्या माना जाए? क्या ऐसे ही बूंद बूंद को तड़पती रहेगी दिल्ली? क्या सियासत से दिल्ली की प्यास बुझेगी जनाब? सवाल तो ये भी है, क्या दिल्ली में जल संकट को लेकर प्लान भी तैयार किया गया था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिक्किम के अलग अलग हिस्से में बादल फटने के कारण आई बारिश और बाढ़ के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। पर्यटन विभाग के अनुसार 1500 से अधिक घरेलू पर्यटक अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। बीआरओ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सिक्किम में बने हालात को देखते हुए बंगाल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ और बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से लगातार जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है। तो एक तरफ दिल्ली में आपने देखा पानी की किल्लत से लोग परेशान है, तो दूसरी तरफ देखिए बाढ़ और बारिश ने सिक्किम की क्या हालत कर दी है। कई लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है। साथ ही साथ लोगों को खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। और सिक्किम से सटे हुए आसपास के इलाकों में भी लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में कहा गया है कि आप अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन को कह दिया गया है कि वहां पर आप अलर्ट रहें। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। बाढ़ बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है सिक्किम में। रेस्क्यू में जुटी हुई है बीआरओ की टीम, क्योंकि इससे कई जगह पर सड़क मार्ग प्रभावित हुआ है।